नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F6, जिसमें आप सभी को पढ़ना है जेंडर एंड इंक्लूसिव प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत 2020 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से संपन्न कर सकें। जब हम F6 की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यह F6 पेपर कोड जो है 50 नंबर का होता है, जिनमें से आपको 35 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 15 नंबर जो है वो इंटरनल है, यानी कि आंतरिक होता है, जो कि आपको आपके महाविद्यालय से प्राप्त होते हैं। यानी जहाँ से आप DLED कर रहे हैं वहाँ से आपको 15 नंबर प्राप्त होंगे और 35 नंबर की परीक्षा आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न थे जो कि 2020 की परीक्षा में आप सभी से पूछे गए थे। आपका ये पेपर कोड जो है यानी कि F6 जो है वो 2 खंडों में रहता है, यानी कि खंड क और खंड ख, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है आपका सारे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप कराते हैं और सेक्शन बी में लॉन्ग टाइप कराते हैं। तब सबसे पहले हम जो है खंड क के प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। यानी कह रहा है यहाँ पर कि समावेशी शिक्षा जो होती है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, उसमें यदि हम असेसमेंट करेंगे, आकलन जब करते हैं तो उसकी प्रकृति और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए और प्रोसेस क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप जो है समावेशी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन में असेसमेंट का कार्य यानी कि आकलन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। आकलन के कार्य को संपन्न करने की प्रकृति और प्रक्रिया यानी कि नेचर एंड प्रोसेस के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 का ही अथवा में है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको नहीं आता है तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। इसमें कहा गया है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है। यानी कह रहे हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, समावेशी शिक्षा, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी आवश्यकता विद्यालय शिक्षा पर क्यों पड़ी। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है विद्यालय में क्यों स्थापित किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 जो है, इसमें कह रहा है भारतीय समाज में समावेश और अपवर्जन के विभिन्न रूपों का वर्णन संक्षेप में करें। यहाँ पर कह रहा है भारतीय समाज में जो समावेश और अपवर्जन जो होता है, यानी कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो हमारे समाज में देखने को मिलता है, वो कह रहा है कि इसके विभिन्न रूपों का वर्णन आपको संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में आपको करना है। प्रश्न संख्या 2 का ही ऑप्शन में जो प्रश्न दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, एक शिक्षक को विविधताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये बात सही है, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, चाहे कितनी भी विविधताएं हो, कितनी भी डाइवर्सिटी हो, उसे हमेशा सेंसिटिव होना चाहिए। तो इस कथन पर आपको अपना विश्लेषण देना है, आपको इस पर अपना स्टेटमेंट दे देना है कि शिक्षक को जो है क्यों होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर कई समुदाय से, कई वर्गों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उसमें क्या होती है, विविधताएं रहती है। कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से रहेगा, कोई मध्यम फैमिली से रहेगा, कोई एकदम गरीब फैमिली से रहेगा, कोई किसी समुदाय को मानने वाले रहेंगे, कोई विशेष अर्थ को मानने वाले रहेंगे। तो उसमें क्या होगी, बहुत सारी विविधताएं रहेगी, यानी कि उसमें डाइवर्सिटी रहेगा। तो उस डाइवर्सिटी में जो है आप एक संवेदनशील कैसे रहेंगे, सेंसिटिव कैसे रहेंगे, और होना भी चाहिए। इस कथन का विवेचन जो है आपको प्रश्न संख्या 2 के अथवा में करना है। प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि स्पेशल नीड स्टूडेंट, वैसे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता की जरूरत है, जिसे आप लोग दिव्यांग भी कह सकते हैं, के संदर्भ में पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। यानी कि वैसे बच्चे, अब देखिए दिव्यांग में जो है सब तरह के बच्चे आते हैं, जैसे कि जो कम सुन रहा है या दिमाग से थोड़ा कमजोर है
या कम देख पाता है, तो वैसे सारे बच्चे क्या होते हैं, दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, जिससे हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं, जिन्हें विशेष आवश्यकता की जरूरत होती है। वैसे बच्चे जो हैं तो उनके संदर्भ में जो पाठ्यक्रम जो होता है, जो आपका करिकुलम होता है, तो करिकुलम को अनुकूल हम कैसे बनाएंगे, उनके फेवरेबल कैसे बनाएंगे, उनके अनुरूप हम किस तरह से पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं, और तैयार करने के लिए वो कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं, उन सभी के बारे में आपको प्रश्न संख्या 3 में लिखना है। अगला देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का ही ऑप्शन जो हमारा है अथवा आपने दिया हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक चुनौतियों की चर्चा संक्षेप में कीजिए। यानी कि वैसे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे मैंने कहा जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट होते हैं या दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, उनमें क्या होती है, एजुकेशनल चैलेंजेस कुछ होते हैं, कुछ शैक्षिक चुनौतियां जो होती है, यानी कि उन्हें पढ़ाने में हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसका सामना आप विद्यालय में करते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर कह रहा है शॉर्ट में करना है, यानी कि संक्षेप में आपको बताना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 में जो है पूछ रहा है, आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का स्वरूप क्या है। जेंडर विभेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर विभेद यानी कि जेंडर के लिंग के आधार पर क्या भेदभाव करना, जेंडर के आधार पर भेदभाव करना। तो कह रहा है कि जो आधुनिक हमारा समाज है, जो मॉडर्न अभी सोसाइटी है, उसमें जेंडर विभेद का स्वरूप हमें कैसा देखने को मिलता है। यदि आप वर्तमान समय की बात की जाए, आधुनिक समाज की बात कीजिएगा, तो इसमें जेंडर विभेद क्या है, हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, गांव हो गया, जहां पर हमें ऐसा लिंग विभेद देखने को मिलता है। जेंडर विभेद क्या होता है, देखने को प्राप्त होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो आप देखते होंगे गांव में जो है लड़कियों को जो है ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, या उन्हें गाँव के विद्यालय तक ही सीमित रखा जाता है, लेकिन लड़कों को जो है पढ़ने के लिए ज़्यादा उस पर खर्च किया जाता है। तो ये क्या है, एक जेंडर विभेद है। तो इसका स्वरूप क्या है, लेकिन ये परंपरा जो है आज भी बहुत गांव में भी खत्म हो रही है। आज हर कोई जो है एक समान से शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। तो उसी विभेद का स्वरूप आपको जो है प्रश्न संख्या 4 में पूछ रहा है। 4 का ही ऑप्शन जो प्रश्न कह रहा है, पितृसत्ता परिवार की विशेषताएं क्या है। पितृसत्ता परिवार होते हैं, यानी कि इसमें पिता का ही सारा वंचलन की पुरुष समाज आप इसे कर सकते हैं, यानी कि किसी परिवार या पुरुष का ही पूरा वर्चस्व रहता है, तो उसे कहते हैं पितृसत्ता परिवार। तो कह रहा है कि जो पितृसत्ता परिवार जो होता है, यानी कि पार्टिरिचल फैमिली जो होते हैं, तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। यानी कि उसकी विशेषता में आप लिख सकते हैं कि वैसे जो परिवार होते हैं उनमें क्या होता है, जो पुरुष वर्ग जो होते हैं, पुरुष वर्ग के अनुसार ही सारे कामों को संपन्न किया जाता है, यानी कि जो वो निर्णय ले लेंगे वही निर्णय सबको स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये प्रश्न संख्या 4 का हमारा ऑप्शन था। चलिए हम अगला देखते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 5 जो है, इसमें आपसे पूछा गया था कि बालिका शिक्षा हेतु भारत में क्या कदम उठाए गए हैं, वर्णन करें। बालिका शिक्षा हेतु तो यानी कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो है भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, उन सभी कदमों के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना, अच्छे से डिस्क्राइब करना है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो है बहुत सारे प्रयास किए गए हैं हमारी सरकार की तरफ से। उन सभी प्रयासों का वर्णन आप इस प्रश्न में आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। इसमें कह रहा है बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने में परिवार एवं समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। बालिका शिक्षा यानी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जो होता है उसको सशक्त कैसे बना सकते हैं, उसको इम्पावरिंग कैसे बना सकते हैं, उसमें बनाने में परिवार और समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जब तक कोई परिवार या समुदाय ये नहीं चाहेगा उसके घर की जो लड़कियां वो पढ़ने के लिए बाहर जाए, तब तक क्या है, ये इस पूरे परिवेश को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। यानी कि जो भी सरकार भले ही कोई कदम उठा ले, लेकिन जब तक वहाँ का परिवार और समुदाय की भूमिका सर्वोपरि नहीं रहेगी, तब तक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ये तो कुछ शॉर्ट प्रश्न थे। अब हम अगला देखते हैं, जो आपका सेक्शन बी है। इसमें आपको दिए गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो है आप देख सकते हैं 200 से 250 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं,
और यहाँ कह रहा है किसी एक प्रश्न का उत्तर, यानी आप 2 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं जिसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में देना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। छठा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चों के को है सीखने के लिए शिक्षा के स्वरूप का वर्णन करें। यानी समावेशी कक्षा जिसे मैंने आपको कहा है कि इंक्लूसिव क्लासेज जो होते हैं जिसमें सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो वैसे समावेशी कक्षा में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उन्हें सिखाने के लिए शिक्षा का स्वरूप आपका किस तरह का रह सकता है, आपकी टीचिंग मेथड कैसे रहेंगे, पढ़ाने की विधियाँ कैसी रहेगी, किस किस विधि का आप प्रयोग करेंगे, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। प्रश्न संख्या 7 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। पहला आपका है समावेशी और शिक्षार्थी के लिए मैत्रीपूर्ण कक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एंड फ्रेंडली क्लासरूम फॉर द लर्नर, यानी कि जो बच्चे जो क्लास में पढ़ने आते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, क्लासरूम फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्त के जैसा होना चाहिए। यानी उन्हें ये नहीं लगे कि हमें टीचर ज़बरदस्ती हम पर कोई चीज़ थोप रहे हैं, उन्हें फ्रेंडली माहौल की तरह, दोस्ताना माहौल की तरह चीज़ों को उन्हें सिखाने चाहिए। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना, नोट्स लिखना है। सेकेंड है कक्षाओं में विविधता और असमानता, यानी कि डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटी इन क्लासरूम। विद्यालय में क्या होता है, विविधता भी रहता है और असमानता भी रहती है, उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। सेकेंड है नारीवाद या महिला सशक्तिकरण, फेमिनिज्म या वुमेन एम्पावरमेंट पर आपको टिप्पणी करना है। और अंतिम है जेंडर, संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन इन जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्वालिटी, इस पर जो आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात किए डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F6 यानी कि शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य के 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्रों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में डीएलएड प्रथम वर्ष के बाकी पेपर कोड के जो प्रश्न थे उसको लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।